Hello everyone, a very good evening to all of you. This is Mahesh Soni, Director Mahindra Law Institute. Welcome back to my YouTube channel, Instagram channel and my Facebook ID. देखिए आज का सेशन जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सेशन के अंदर। और टॉपिक क्या रहेगा? हाउ टू प्रिपेयर हरियाणा एडीए, जो मोस्ट डिमांडिंग एक वीडियो कह सकता हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रोज़ मेरे को मैसेजेस कर रखे हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करें, टाइम कितना बचा हुआ है, कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है हमारा एग्जाम। जैसे हरियाणा अभी एग्जाम के ऊपर क्या हुआ है, एक तरीके से रिट लगी हुई है। अब रिट के अंदर क्या पॉइंट मेन डले हों, हो सकते हैं वो पॉइंट आपके कि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास होंगे अपने एडीए के प्री एग्जाम के अंदर, कि 4 टाइम प्री के अंदर और 2 टाइम ओनली मेंस के अंदर आपके क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे हो सकता है कि मिनिमम 10 टाइम आपको पासिंग करी जाए प्री के टाइम पे और 3 टाइम बुलाए जाए इंटरव्यू के लिए। तो एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जो पैटर्न है एग्जाम का, वो पैटर्न उन्होंने डिस्क्लोज करा आफ्टर दी लास्ट डेट ऑफ द फुलफिलिंग एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फाइल करने की आखिरी डेट के बाद आपने डिस्क्लोज करा, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्राउंड बनता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट साथी हो सकते हैं जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने की वजह से क्या है उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे हरियाणा एडीए की, लेकिन अब वो प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि मेंस का जो एग्जाम है मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम उसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो इन पॉइंट्स को लेके हो सकता है कि वहाँ पे रिट फाइल हो रखी हो। उसके लिए अभी डेट आपको, जैसे मैंने आपको पहले बता दी थी कि 9 मई उसकी डेट बता रखी है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। तो उस दिन पता लगेगा क्या कुछ स्टे लगेगा या फिर उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे या नेक्स्ट डेट मिलेगी। तो अगर ये चीज़ें आपकी हेल्ड हो जाती हैं, जल्दी सारा कुछ सेटल हो जाता है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है जून के अंदर एग्जाम होने के चांस हो जाएंगे आपके। और अगर नेक्स्ट डेट वगैरह कुछ भी मिलती है तो फिर चांसेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, जून के लास्ट वीक या फिर आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक तक एग्जाम जाने की चांसेस बन सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन और कंफर्म न्यूज़ किसी भी एचपीसी के अधिकारी या फिर किसी और पर्सन ने कोई डिस्क्लोज नहीं करी है। तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स के व्यूज़ और जो भी हमारे एडीए साथी हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं दूसरे, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक ब्यौरा सा बनाया था मैंने, एक डिटेल से निकालने की कोशिश करी थी। तो उसके अंदाजे के हिसाब से आपका क्या बता रहा हूँ कि ये आपकी एग्जाम के डेज आपको लगभग 45 के अराउंड भी मिलने के चांस हैं, क्योंकि पूरा मई अपने पास है और जून के अंदर भी डेट आपको मिलने के चांस है। तो 45 के अंदाजा आप डेट्स को लेके चलोगे, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन हमने करनी है। सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस की। सिलेबस के अंदर आपको जैसे पता है सिविल के अंदर आपकी सीपीसी है, एविडेंस एक्ट है, वो दोनों में आता है। कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू मुस्लिम कस्टमरी, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है। एविडेंस दोनों के अंदर आ रहा है। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे जीके के अंदर, तो मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा लिखा हुआ है। तो हरियाणा की कल्चर से रिलेटेड, हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी एक जनरल जीके रह सकती है, जो कि इंडिया लेवल की भी हो सकती है और आपकी इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। मेंटल एबिलिटी क्या होगी, रीजनिंग से रिलेटेड, डाटा इंटरप्रिटेशन के, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक आध मिलने के चांसेस हो सकते हैं। रीजनिंग वगैरह तो जैसे नेट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनका ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। या गुजरात की तैयारी किसी ने करी हो तो उनके लिए ये आपका आसान हो जाएगा काम। जीके नॉर्मली हम लोग पढ़ते ही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो सकती हैं। और हरियाणा के लिए नो योर स्टेट के नाम से शायद एक बुक आती है अरिहंत की, उसको देख लेना, या फिर आपकी जो भी मैगजीन वगैरह मिलती हैं या अदर कोई भी हरियाणा स्टेट की बुक मिले उसको पढ़ लेना। इसके लिए हम लोग अरिहंत या फिर अपने लूसेंट, स्पीडी, इस तरीके की बुक्स को हम लोग रेफर कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जो पेपर होगा इस बार वो आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 के साथ 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन 2 आवर्स का रहेगा। उसके अंदर आपकी चीज़ें मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, डिटेल के अंदर इस सब चीज़ों को डिस्कशन कर रखा है, तो एक बार उसको भी जाके देख लेना। उस वीडियो को लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है हमारा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाउ टू प्रिपेयर हरियाणा एडीए और कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर द प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। अब देखिए, हाउ टू प्रिपेयर के अंदर सवाल कोई जनरल आंसर इसके ऊपर हो सकता है, उसके अलावा स्पेसिफिकली कुछ कोई चीज़ें नहीं हो सकती। अपॉन द बेसिस ऑफ बोल सकते हैं मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस, और जो भी लोग जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनका एक्सपीरियंस, या फिर हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करा हो, तो उन चीज़ों के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं कि इस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए कि 45 डेज अराउंड या फिर 1 महीना, जितने भी आप दिन एक्सपेक्ट करते हो एग्जाम के अपने लेवल पे, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनके ऊपर कितने दिन लगाने चाहिए, सवाल ये आता है बच्चों का कि सीपीसी को मैं कितने दिन पढूं, एविडेंस को कितने दिन पढूं। भाई वो आपका डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर कि आपने सीपीसी को कितनी बार पढ़ रखा है और कितने टाइम में आप उसको कवर कर सकते हो, वो सब कुछ है। अब सीपीसी को कवर करने के लिए 2 दिन भी बहुत मानते हैं बच्चे और 10 दिन में भी कवर नहीं होता।
और रेगुलर मेंस के बैच के अंदर वो उसके अंदर तो आपके 2-2 3-3 महीने भी नहीं खत्म होता। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी इसको ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, कितना डाटा इसका आपके माइंड में स्टोरेज है, उसके हिसाब से आप सिर्फ उसको रिविजन करने का टाइम है, क्योंकि ये पढ़ना और विद एमसीक्यूज भी आपको लगाने हैं। अगर एमसीक्यूज आप कर रहे हो डेली तो बढ़िया है, नहीं कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो इनके सारे के सारे आपके एमसीक्यूज लगाना। अब जितना पढ़ रहे हो उतने पोर्शन के ऊपर आप हो सकता है कोशिश करो कि उतने पोर्शन के जितने भी एमसीक्यूज आपको मिल जाए वो डेली के बेस पे सॉल्व करते जाएं। अब उसके लिए 1 घंटे जीके पढ़ सकते हो, उसके साथ साथ 1 घंटे आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे जैसे कॉम्प्रिहेंशन को लेके है। अब कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उनके अंदर क्या रहता है कि एक पैसेज मिलेगा, उसमें से क्वेश्चन छांटने, तो अराउंड 5 क्वेश्चन वहां पे मिलने के चांस है इंग्लिश के अंदर, तो 5 वे और यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो इसको आप 1-1 घंटा डेली बेसिस पे दे सकते हो। 1 से 1.5 घंटे आप एमसीक्यूज के लगा सकते हो, बाकी का पूरा टाइम आप किसी भी सब्जेक्ट को कवर जो कर सकते हो। अब बात आती है कि हाउ टू स्टार्ट के अंदर अपना क्या चीज करें, कि हाउ टू प्रिपेयर में मेनली हमने जो प्री एग्जाम की तैयारी करनी होती है वो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल तौर पे, मतलब कि सतही तौर पे एक तरीके से ऑल ओवर हर वो चीज आपकी जो बेरक के अंदर दे रखी है, उससे रिलेटेड आपकी केस लॉज हैं, उससे रिलेटेड आपकी मैगजीन्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी अमेंडेड एक्ट आ रखे हैं, उससे जुड़े हुए अदर एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें आपकी क्या है एक तरीके से गो थ्रू होना होता है पूरा डिटेल के अंदर। जबकि जब मेंस की बात करेंगे तो उसके अंदर आपके कुछ पार्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। वो आपकी एक तरीके से वर्टिकल तैयारी है, जो भी मेन है उनको पढ़ना है। जबकि जब प्री की बात करेंगे तो उसको सीधा सीधा आपने हर वो चीज पढ़नी है जो उस एक्ट के अंदर दे रखी है। अब इन लॉज से रिलेटेड आपका जो भी डाटा दे रखा है, जो भी आपके पास बेरेक्ट वगैरह है, वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा विद क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। बात आती है कि उसके अंदर हम लोग प्री एग्जाम को स्पेशली कैसे तैयार करेंगे। उसके अंदर जो टाइमिंग आपकी 2 घंटे दी गई है, 120 मिनट आपके हैं, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टाइमिंग को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और पूरे सिलेबस को बिफोर टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं अपनी तरफ से व्यूज बता दूंगा आपको। बाकी आपने सेटलमेंट कर लेना कि कितने दिन में इतने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट है जो होने चाहिए, उसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेंगे लास्ट में। अब उसके साथ साथ ये भी सवाल आता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में आते हैं, तो उनके ऊपर कितना टाइम कौन से क्वेश्चन पे हम लोग दे सकते हैं, तो वो सब कुछ रहेगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा बात है वो बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर की जो स्ट्रेटेजी है वो। अब प्रिपरेशन के अंदर आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस उठाने पड़ेंगे। अब सिलेबस को उठाओगे तो ये सिलेबस आपने देख लिया, उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सिर्फ 2। एडी हरियाणा का 2 बार पेपर हुआ अब तक, तो दोनों के पेपर की एक वीडियो मैंने सेपरेटली मेरे चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी है, उनका लिंक जो होगा वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने का जो तरीका है वो क्या रहता है कि हमने उठाना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे सपोज सीआरपीसी उठा लिया। अब सीआरपीसी के अंदर पर पेपर कितने कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, अराउंड 22 और एक बार शायद 18 क्वेश्चन आए हैं। अब उनको फोकस करोगे कि कौन से सेक्शन में से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों बार कौन सा कॉमन क्वेश्चन आया, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि सेक्शन नंबरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है, या फिर सेक्शन के अंदर से जाके आपका कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी गई हैं, या फिर उसके ऊपर टेन्योर ज्यादा पूछा गया है, या अथॉरिटी कुछ पूछी गई है। तो इन चीजों को हमने क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि किस तरीके के क्वेश्चन वहां पे आने के चांस है। यहाँ पे बात भी करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो प्री एग्जाम के अंदर आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, अब उसको अटेम्प्ट करने का तरीका मेनली, अब कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे। भाई सिलेबस पूरा आपका हो चुका है, एनालाइज आपने पेपर पूरा कर लिया, अब अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं घर पे, जैसे टेस्ट सीरीज किसी ने खरीद रखी होती है या फिर मैं भी प्रोवाइड करता हूं, तो जो टेस्ट सीरीज है उसको कंप्लीट बिफोर टाइम उसको कंप्लीट करने का क्या तरीका होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं 2 से 3 स्टेजेस के अंदर उसको बांट लेते हैं हमेशा, जो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट बन जाती है कि टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए। तो जब 120 मिनट है तो सपोज उसको हम लोग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, 40, 40 एंड 40, और क्वेश्चंस उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, उनको भी बताऊंगा मैं आपको। तो उससे पहले यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद आपने पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट है जो कर सकते हो विद टाइम मैनेजमेंट। अब पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं यही कि पूरा पेपर पढ़ लेते हैं बैठ के, जैसे ही पेपर में अपने पास बैठे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, पूरा पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। पूरा पेपर पढ़ने के बाद 2 थॉट्स दिमाग में आती हैं। एक तो आपने जब क्वेश्चन पेपर खोल के देखा उसमें से पहले 20-25 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते भी हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है कहीं ना कहीं। अब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बाकी सिली मिस्टेक करते जाओगे, वहां पे गलत होने के चांस है। दूसरा, अगर पहले 25 से 30 क्वेश्चन के अंदर आपको 5 से 10 क्वेश्चन आते हुए, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो कि नए हैं आपके लिए और आपने उनके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रखा, तो वहां पे क्या हो जाता है एक तरीके से नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं कि यार ये क्या पेपर में आ गया,
ये तो मेरे को आता ही नहीं है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। मेरा पर्सनल सुझाव ये रहेगा आप सबके लिए कि क्वेश्चन पेपर को कभी भी पूरा ना पढ़ें, चाहे वो आपका प्री का एग्जाम है, चाहे वो आपका मेंस का एग्जाम है। मेंस के एग्जाम जैसे रहते हैं तो उसके अंदर तो हरियाणा एक ट्रेंड को फॉलो करता है कि आपने क्या करता है, जैसे ही आपके क्वेश्चन नंबरिंग वाइज दे रखे हैं उसी तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर रहेगा, सेकंड है उसका आंसर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बीच में एक स्किप होगा तो उसको बाद में अगर लास्ट में लिखो वो चेक ही नहीं होता। तो ये चीज़ें आपकी क्या रहती है, हायरार्की के अंदर आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो मेंस के अंदर तो कतई कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। भाई वहाँ पे जाओगे, सीधा क्वेश्चन पेपर उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसको लिख दिया, सेकंड आता है सेकंड को लिख दिया, यही पढ़ो, उसको आंसर लिखते जाओ। सेम स्ट्रेटेजी आप क्या करते हो यहाँ पे, आप अपनी प्री एग्जाम के अंदर लगाते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करके। फर्स्ट वाला वो पार्ट रहेगा जिसके अंदर आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और आपको ऑप्शन बिना पढ़े कंफर्म पता है कि इसका आंसर यही है। जैसे 106 के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, एफआईआर से रिलेटेड प्रोविजन आपके 154 में दे रखे हैं, 167 के अंदर कस्टडी के रिगार्डिंग बात करी गई है, 167 क्लोज 2 के अंदर 10 ईयर से कम पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस के लिए कितनी कस्टडी आपकी मिल सकती है, 10 ईयर से ज़्यादा के ऑफेंस के जो भी पनिशेबल ऑफेंस है उसके लिए कितनी मिल सकती है, 133 के अंदर जो भी मैजिस्ट्रेट आपका जो कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा उसके बारे में बता रखा है। तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कंडीशनल ऑर्डर है। 133 जैसे पढ़ा तो पता लग गया कि उसके अंदर कंडीशनल ऑर्डर दे रखा है। तो इस तरीके के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको जिसको अपने ऑप्शन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो उसको पूरे को अटेम्प्ट करते चलो, स्टार्टिंग टू एंड 1 to 100 तक आप यही चीज कर लो और उनको मार्क कर लो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही। दूसरा, जैसे ही आपने क्वेश्चन के अंदर मार्क करा उसका गोला साथ के साथ भर दिया, क्योंकि बाद में चेंज ऑफ माइंड की वजह से क्या कर देते हैं, ऑप्शन को फिर गलत भर के आएंगे। तो ये चीजें आपने नहीं करनी है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है, आपको पता है, उसका गोला ओएमआर शीट के ऊपर आप कंप्लीट कर दो, ना कि बाद के लिए बचा के रखो। अब बच्चे बहुत सारे ऐसे भी करते हैं जिसके अंदर क्या कर लेंगे, 5 निशान लगा लेंगे क्वेश्चन पेपर पे, उसके बाद A, D, A, B, C ये भरते हैं। उनके चक्कर में या तो एक बीच में छूटेगा या पहले वाला आप स्किप कर दोगे, तो पूरे लाइन की लाइन आपकी गलत होती है। तो वो चीजें आपको नहीं करके आनी। आपने सिंपल फॉरवर्ड क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन देखा उसका आंसर पता है और आपने क्या कर लिया, ओएमआर का बबल फिल कर दिया। अब ये चीजें आपने बार बार हर पेपर के अंदर यही चीजें करनी है। जब टेस्ट सीरीज का आप पार्ट कर रहे हो, घर पे जब प्रैक्टिस करते हो तो इन्हीं को प्रैक्टिस करते चलो कि जैसे ये क्वेश्चन देखा उसका आंसर आपने फिल कर लिया। यही चीजें आपने क्या करनी है, पूरे पेपर के अंदर अटेम्प्ट करनी है कि जब से जो क्वेश्चन आपको पता है कि हाँ इनका 100% मेरे को पता है, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निशान लगाओ। तो उसके लिए अराउंड आप क्या करोगे, लास्ट तक जब पहुंचोगे तो आपके 40 to 45 मिनट निकल चुके होंगे। 40 to 45 मिनट के अंदर आप लगभग चांस होगा कि इतने ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, लगभग 40। जो पूरे 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं, लगभग या 30 to 40 के बीच का एवरेज आता है सबका। 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर आपको पता है। एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका, उसके अंदर आपने कितने कर लिए, लगभग 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो। अपने पास से 60 क्वेश्चन है और लगभग 1 घंटा 20 मिनट अपने पास अभी भी बचा हुआ है, मतलब 80 मिनट और लगभग 60 क्वेश्चन है। अब सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर वो क्वेश्चन करने हैं जिनको आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, अब आपको आते हैं वो कि हाँ इनके अंदर मेरे को पता है कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन पढ़ने के बाद के। तो लगभग वहां तक पहुंच जाओगे आप। 30 मोर क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन लगभग आपके हो जाएंगे और 40 मिनट यहाँ पे खा जाओगे लगभग। अब यहाँ पे कितना जाएगा टाइम पीरियड आपका होगा जी, लगभग आपका 90 के अराउंड। अब 30 मिनट आपकी बची हुई है और मैक्सिमम आपके कितने रहेंगे, 30 मिनट आपके पास क्वेश्चन के रह जाएंगे। अब उसके अंदर आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग बच्चे जो हैं उनको क्या है, सोच विचार प्रॉपर तरीके से करने पड़ते हैं कि इसमें से 5-7 क्वेश्चन है जो मेरे को आते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो वो रिस्क तो लेता ही नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे 5-7 क्वेश्चन को। तो कुछ बच्चे हैं जो पूरा अटेम्प्ट भी करके आते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल थॉट्स जहाँ तक मैंने बच्चों से बात करी है तो 2 से 5 क्वेश्चन के बीच में लगभग बच्चे नेगेटिव जहाँ पे आपकी रहती है मार्किंग उसके अंदर छोड़ देते हैं। तो लास्ट के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट है। अब पर क्वेश्चन आपके पास 1 से 1.5 मिनट भी मिलने के चांसेस हैं अगर आपने यहाँ पे टाइम थोड़ा सेव कर रखा है तो उस केस के अंदर। तो उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट के 30 मिनट में 30 क्वेश्चन है, गोले आपने बाकी के भरे रखे हैं, टाइम तो आपको एक्स्ट्रा बचाना ही है, जो आता है वो साथ के साथ भरना ही है। अब क्या करेंगे, सोच विचार करके 1-1.5 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर लगाते हैं और उसको उस तरीके से अटेम्प्ट है जो करके आते हैं। कुछ क्वेश्चन लास्ट के जो बिल्कुल रह गए उनको छोड़ देंगे। मतलब 3 स्टेज में होगा। पहली स्टेज वो जिसके अंदर आपने 100% सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर पता है, उसके निशान लगाने। दूसरी स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको
ऑप्शन पढ़ने के बाद पता है उन पे मार्क करने हैं, और तीसरी स्टेज के अंदर वो जिनको आपने ऑप्शन पढ़ के ढंग से सोच विचार करके कोरिलेट करवा के दिमाग से उसके बाद आपने अटेम्प्ट करके आने, तो वो क्वेश्चन है। लास्ट में अगर बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं है तो तुक्के मार के मत आना, उनके क्वेश्चन को आप स्किप कर देना, वो छोड़ के आ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपके फिर कटेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है कि 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, पेपर के अंदर 5 ऑप्शन रहेंगे, तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, अनअटेम्प्टेड छोड़ के आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 5th बबल को जो है फिल करके आना है। अगर छोड़ के आओगे तो फिर आप इसी के अंदर आ जाओगे, नेगेटिव फॉर्मेट में आपकी नेगेटिव फॉर्म रहेगी। अब नेगेटिव मार्किंग आपकी लग जाएगी अगर आप खाली छोड़ के आगे 5 तो। अगर अटेम्प्ट नहीं करना तो 5वां ऑप्शन आपको गोला भर के आना पड़ेगा। अब बात आती है आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव वे कौन सा एग्जाम को हेल्ड करने का। अब क्वेश्चन के अंदर आपके जैसे ऑप्शन वाले 3rd स्टेज पे या 2nd स्टेज पे जब थे, इनके अंदर जो आप 2nd और 3rd स्टेज के अंदर चल रहे थे, 2nd जो आपकी स्टेज थी उस टाइम पे क्या करोगे, 2 फॉर्म में सवाल को हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट वाला जिसके अंदर पॉजिटिव है, जैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कि कौन सा इनमें से सही है, या फिर नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन आ गए जैसे, तो उनके अंदर एक तो हम लोग पॉजिटिव वे में करते हैं कि इनमें से हमने कौन सा पढ़ रखा है, मतलब क्वेश्चन में पूछा तो उसी फॉर्म में कि हाँ इनमें से कौन सी अथॉरिटी है, या फिर ये पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग जज, या फिर आपकी मैजिस्ट्रेट या फिर अथॉरिटी जो कि अथोराइज है इस तरीके के ऑर्डर पास करने के लिए। तो उनके अंदर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रखा है, कुछ हो रहा है। एज लाइक ऑप्शन आप क्वेश्चन ले लेते हैं 416 सीआरपीसी का 416, जिसके अंदर बोलता है कि जब भी किसी महिला जो कि प्रेग्नेंट है और उसको अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब कि अगर उस प्रेग्नेंट महिला को डेथ सेंटेंस पास कर रखी है तो कौन सी ऐसी अथॉरिटी होगी जो कि ऑर्डर पास कर सकती है उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर। तो आंसर इसका रहेगा हाई कोर्ट। ऑप्शन के अंदर आपका मिल सकता है कि हाई कोर्ट होगा, ए में, बी में बोलता है स्टेट गवर्नमेंट है, 3rd के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, 4th के अंदर हो सकता है ऑल ऑफ द अबव, 5th के अंदर आपका वही अनअटेम्प्टेड वाला है। अब इसके अंदर सोच विचार वाले क्वेश्चन आ जाते हैं दिमाग में कि स्टेट गवर्नमेंट कम्यूट करती है कि हाई कोर्ट करता है। अब स्टेट करेगी तो हो सकता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही करती हो, तो उसके चक्कर में आप ऑल पे भी टिक करके आ जाते हैं बच्चे। तो इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या तो पॉजिटिव ढूंढने की इनमें से कौन सी एक अथॉरिटी है जो कि इसका आंसर रहेगी, या फिर हम लोग नेगेटिव फॉर्म में करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जिसको हमने सेक्शन के अंदर नहीं पढ़ रखा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमने नहीं पढ़ रखा, अब सेंटर नहीं है, इसका मतलब 7 के अंदर अपना क्या गया, ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन अपने आप ही कट गया। अब एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कट गया, दूसरा अपना क्या कट गया, ऑल ऑफ द अबव कट गया, तीसरा अनअटेम्प्टेड वाला 3, अब बच गए सिर्फ 2 में से हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ जगह पे आपके मिलते हैं कि हाई कोर्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो ये भी चीजें आपकी नहीं दे रखी, अब दोनों में से एक ऑप्शन निकालना है। तो इनमें से कौन सा नहीं पढ़ रखा है, या तो उसको पढ़ोगे देखोगे, या फिर इनमें से कौन सा जो हमने पढ़ रखा है। तो ये पॉजिटिव फॉर्मेट में होगा जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं आंसर को। नेगेटिव फॉर्मेट वो होगा जिसके अंदर हम लोग एक को ऑप्शन को लास्ट में छोड़ देंगे, 3-4 ऑप्शन को काट देंगे। जैसे हमने अनअटेम्प्टेड को काट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को काट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट काट दिया, साथ में अपना क्या होगा कि जो ऑल ऑफ द अबव था वो भी कट गया। अब सिर्फ 2 बच गए, अब 2 में से एक को चूज करना है। इनमें से अब हटाना कौन सा है, किसकी पावर रहेगी। आईपीसी में जनरली कुछ जगह पे जाते हैं तो बोलते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर दे रखी है, तो उस तरीके की चीजें आपकी इसके अंदर भी आपको सर्च करने पड़ेंगे। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नेगेटिव के अंदर जो कट रहा है, जो बचेगा लास्ट में अपना ऑप्शन बच जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी फॉर्मेट रहते हैं उसको पेपर को अटेम्प्ट है जो करने के। बिफोर टाइम अगर बात करें सिलेबस को कंप्लीट करने की, मैनेजमेंट टाइम आपको मैंने बता दिया। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि यही 40-40-40 या फिर आपकी जो भी हो सकते हैं 30-30 और 40 लास्ट में जो भी टाइम आपको बचे, इस तरीके का भी कर सकते हो। अटेम्प्ट प्री एग्जाम को करने का आपको बता दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म के अंदर कर सकते हो। बात आती है एक तो चीज की आपकी यहाँ पे किस क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, और दूसरा आपका रहेगा कि सिलेबस को बिफोर टाइम कैसे खत्म करें। अब अगर यहाँ पे बात करें हम लोग पहले सिलेबस को कंप्लीट करने की, तो सिलेबस के हिसाब से जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये जो 3 सब्जेक्ट अपने हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अराउंड सबने देखो आईपीसी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर मेरी ख्याल से जहां तक मेरा मानना है 3 से 4 दिन मैक्सिमम टाइम रहता है पूरी आईपीसी को विद एमसीक्यूज कंप्लीट करने का, जब आपके पास इतना 1 महीना या फिर 1.25 महीने का टाइम हो लास्ट में। सीआरपीसी के ऊपर भी 4 से 5 दिन दे सकते हो मैक्सिमम। एविडेंस आपका मैक्सिमम 3 दिन का है, कोशिश करो 2 दिन में हो जाए, नहीं तो 3 में। तो 3 से 4 यहाँ पे 4-4 8 और 3 11, मतलब कि कोशिश ये करो 10 से 12 के बीच में इन तीनों को कंप्लीट कर लें। एविडेंस को कोशिश एविडेंस तो यहाँ पे हो गया है। उसके बाद सीपीसी जो है उसको आप 7 दिन दे सकते हो अराउंड। कॉन्ट्रैक्ट 4 दिन का रहेगा, पार्टनरशिप 2 में खत्म करो, सेल ऑफ गुड्स 2 में, हिंदू 4 एक्ट दे रखे हैं तो उनके ऊपर 1-1 दिन आपका सफिशियंट है, और मुस्लिम के लिए आपके 5 दिन मैक्सिमम रहेंगे बहुत। अब ये कितने दिन हो गए अपने, 10 से 12 ये 17, 21, 23, 25, 4,
29 और 7 36, लगभग 35 से 40 दिन के बीच में मैक्सिमम टाइम है, इसके अंदर आप कंप्लीट कर चुके हो। अगर इस हिसाब से चले, मेरा पर्सनल व्यू है कि इतने टाइम के अंदर ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होने के चांसेस हैं, विद 1 आवर डेली आपकी जीके और इंग्लिश इनको पढ़ते हुए साथ में। तो ये जो टाइम पीरियड आपका 45 का बता रहा हूँ उसके अराउंड ही चला गया कि आप यहाँ पे 35 से 40 के बीच में इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये 45 डेज आपके पास है। तो अगर बिटवीन यहाँ पे पेपर लास्ट में हो भी जाता है, इसके बीच में भी हो जाए 15 जून तक, तो पूरा मई अपने पास है, जून की 15 डेज है। उसके बाद कितने मिले ये एक्स्ट्रा बात है, उसको दोबारा से रिवीजन कर लेना, फिर 1 डे इनको 1 दिन का, इनका 2-2 दिन कर लेना। तो ये अपने आप बांट सकते हो इनको बाद में जाके अपने हिसाब से। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मेनली क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या रहेंगे अपने प्री एग्जाम के अंदर। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की और उनको उनके आंसर को भी अटेम्प्ट करने की, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर इसलिए क्या कर रहे हैं मेंस के हिसाब से अलग अपनी एक और स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दूंगा। अगर डिमांड रहे तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि जरूरत है इस तरीके की चीज़ों की। अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो मेंस वाली भी नो डाउट अच्छी लगेंगी, उसके लिए आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर मेंस के अंदर आंसर कैसे लिखना है उस रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बात आती है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन प्री एग्जामिनेशन। अब प्री एग्जाम के अंदर आप जैसे देखते हो तो हम लोग कैसी तैयारी करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, ये मतलब हर वो चीज़ जो बेरख के अंदर दे रखी है उससे रिलेटेड हर वो चीज़, हर वो प्रोविजन आपको पढ़ना पड़ता है। तो सपोज हम लोग किसी भी एक्ट को ले लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका इंडेक्स उठा के देखते हैं, पेज जैसे खोलेंगे इंडेक्स दे रखा है तो इंडेक्स में से क्वेश्चन नंबरिंग हो सकती है आपकी, जैसे कि सेक्शन का नंबर पूछ ले कि ये बात कौन से सेक्शन में दे रखी है, ये कौन से क्लोज के अंदर और सब क्लोज के अंदर दे रखी है, ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके साथ साथ एक्ट नंबर, जैसे ही पढ़ोगे आप एक्ट नंबर आपको दिखा मिल जाएगा, आईपीसी का जैसे लिख रखा है, एविडेंस का लिख रखा होगा 45(1), इस तरीके के जो भी आपके एक्ट नंबर है, मतलब उस ईयर में ये कौन से नंबर पे एक्ट आया था, वो चीजें आपकी एक्ट नंबर से रिलेटेड पूछ सकता है, सेक्शन नंबरिंग पूछ सकता है, इवन फॉर्म नंबर भी पूछ सकता है। शेड्यूल में जाओगे पीछे सीआरपीसी में तो उसके अंदर दे रखें कि कौन से नंबर का फॉर्म है जो कि समन इशू करने के लिए है, कौन सा इशू जो आपका है फ्रेमिंग चार्ज के लिए दे रखा है, तो उन फॉर्म नंबर में से भी आपके क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं सेक्शन नंबरिंग, सेक्शन 2 के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीआरपीसी का 2 के अंदर है तो कहाँ तक देगा, 2 के वाई तक दे रखा है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें आपकी है। उनमें से फिर साथ में अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट में क्या पूछेगा, ईयर पूछ लेगा, एक्ट के रिगार्डिंग आपका ईयर पूछ लेगा कि कौन से ईयर में ये एक्ट आया था, डेट के रिगार्डिंग है कि वो एक्ट पूरा कौन सी डेट को एनफोर्समेंट में आया था, या फिर ये अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका कौन सी डेट को अमेंडमेंट आपका एनफोर्समेंट में आ रखा है। फिर उसके इंडेक्स वगैरह जो भी चीजें पूछी जाएंगी कि इंडेक्स के अंदर जैसे कि सेक्शन नंबरिंग का न्यू इंसर्ट कर रखे हैं वो सेक्शन, और ओमिट कर रखे हैं या डिलीट कर रखे हैं वो सेक्शन, ठीक है। तो इंडेक्स के अंदर ये भी आपकी चीजें पूछी जाएंगी, इंडेक्स के साथ अपनी अमेंडमेंट से रिलेटेड जो आपके इंडेक्स है उनकी, कि इंसर्ट कौन सा सेक्शन हुआ था, कौन सा ओमिट हो रखा है, और इवन सब क्लोज या फिर क्लोजेस ये भी आपके कौन से ओमिट या फिर डिलीट हुए या फिर न्यू इंसर्ट कर रखे हैं, उनका ईयर, उनकी डेट, उनके अंदर क्या चीज दे रखी है वो सब कुछ पूछा जा सकता है। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट। कॉन्सेप्चुअल पार्ट बोले तो कि सेक्शन के अंदर से जाके चीजों का पूछा जाना। अब अंदर से क्या पूछेगा, जैसे भी किसी भी तरीके की चीजें दे दी कि ऑर्डर 14 रूल 2 किन चीजों में बात करता है, ऑर्डर 6 रूल 17 किस चीज की बात करता है, इंडेक्स के अंदर पूछ लेगा प्लीडिंग आपका किस बेस पे अमेंड की जा सकती है, अमेंड के लिए कितना टाइम उनको मिल सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट से रिलेटेड है। फिर अथॉरिटी बेस्ड है, जैसे 416 के अंदर मैंने आपको बताया सीआरपीसी का कि कौन सा जो अथॉरिटी है उसके पास एक पावर रहेगी कम्यूट करने के रिगार्डिंग, कि डेथ सेंटेंस को उसने कम्यूट कर दिया अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर तो हाई कोर्ट करता है सॉरी। तो ये चीजें आपकी अथॉरिटी बेस्ड है। कोई और स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपकी है, हाई कोर्ट है, जेएमआईसी है, उनकी अथॉरिटी रहेगी तो उस चीजों के रिगार्डिंग आपका पूछा जा सकता है। या फिर आपके जैसे कॉग्निजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि जेएमआईसी जो है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है या जेएम2सी है उसको अथोराइज कौन कर सकता है, तो सीजेएम होगा वो अथोराइज कर सकता है उसको कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो ये आपके अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। टेन्योर बेस्ड है कि टाइम पीरियड से रिलेटेड है कि जिस तरह का कोई भी ऑर्डर पास हो गया सपोज तो वो कितने टाइम तक एग्जिस्टेंस में रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 145 सीआरपीसी है उसके अंदर आपका 4th क्लोज में मिल जाएगा 2 मंथ के लिए आपका वो ऑर्डर पास करे जाएंगे, तो वो जो भी ऑर्डर पास करा जाएगा वो कितने टाइम तक एग्जिस्टेंस में रहता है उसका टेन्योर पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सन की एज मिनिमम और मैक्सिमम एज, जैसे माइनर की एज पूछी थी यूपी के अंदर पूछा गया था अभी लास्टली जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर कि कितनी एज होगी माइनर के पर्सन की, तो माइनर की एज होगी जैसे मैरिज के लिए एज होगी है
फिजिकल रिलेशनशिप के लिए मिनिमम एज बता दिया है, तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम एज की बात करी गई है, तो वो भी पूछा जा सकता है। फिर आपका सीआरपीसी में जैसे भी दे रखा है कि पीपी के लिए कितना मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, सपोज 7 ईयर है। स्पेशल पीपी के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 ईयर में आपका दे रखा है। या फिर जो आपके डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसके अंदर डायरेक्टर के लिए एडवोकेट का एज एन एडवोकेट का स्टैंडिंग प्रैक्टिस की कितनी एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर का, तो वो चीजें पूछी जा सकती है। एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पनिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि पनिशमेंट कितनी मिल सकती है। पनिशमेंट आपकी टेन्योर के रिगार्डिंग भी पूछी जा सकती है और आपकी फाइन भी पूछा जा सकता है कि कितना फाइन इम्पोज है जो इस केस के अंदर किया जा सकता है। या फिर ये पूछ लेंगे कि कितनी आपकी, जैसे क्वेश्चन आता है ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। अब ज्यूरिसडिक्शन के अंदर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन भी आ जाता है कि कितने अमाउंट तक वाले शूट के ऊपर सेकंड अपील या फिर अपील लाई कर सकती है। या सीआरपीसी के अंदर आपका कुछ क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा कि कितने, जैसे 376 7 इन सेक्शन के अंदर 376 में दे रखा है कि पैटी केसेस जो होंगे उनके अंदर आपकी अपील जो है लाई नहीं करती है, तो वो कितने तक की केसेस को पैटी ऑफेंसेस बोला जा सकता है, तो उनके रिगार्डिंग आपकी ज्यूरिसडिक्शन पूछी जा सकती है कि कितने अमाउंट तक के ऊपर अपील लगेगी नहीं लगेगी, ज्यूरिसडिक्शन इस केस के अंदर इस कोर्ट की बनती है कि नहीं बन रही है, या फिर अगर किसी कोर्ट ने विदाउट ज्यूरिसडिक्शन डिक्री पास कर दी तो उसका क्या स्टेटस रहेगा डिक्री का, तो वो पूछी जा सकती है। फिर आपके फाइन से रिलेटेड है कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना फाइन लगाया जा सकता है, वो है। उसके बाद आपकी इलस्ट्रेशन पूछी जाती है, डायरेक्टली आता है 194 आईपीसी के अंदर दे रखी है, वो तो बहुत बार पूछती है फर्स्ट वाला ही, तो वो आपकी इलस्ट्रेटिव बेस्ड के अंदर आपकी इलस्ट्रेशन दे देंगे। पूछ लेंगे कि कौन सा ऑफेंस उस पर्सन ने कमिट कर रखा है, वो पूछा जा सकता है। मैगजीम पूछ सकते हैं, मैगजीम का मीनिंग हो जाएगा, वो पूछ सकते हैं। या सेक्शन कौन सा, कोई सेक्शन नंबर लिख के दे देंगे, इस सेक्शन के अंदर पूछ लेंगे कि ये सेक्शन किस मैगजीम के ऊपर बेस्ड है, ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं। और उसमें से ज्यादातर आपकी जो चीज है वो आपका पूछता है रेस जुडिकाटा के अंदर 3 मैगजीम दे रखी है, तो पूछेगा कि सेक्शन 11 के अंदर इनमें से कौन सी मैगजीम फॉल करती है, तो वो आपकी बताई जा सकती है। प्रिंसिपल पूछ सकता है कुछ भी, जैसे अपना एस्टोपल का है, या फिर आपके अदर जो होल्डिंग आउट का जैसे दे रखा है, तो इस तरीके की डॉक्ट्राइन या फिर आपके प्रिंसिपल भी पूछी जा सकती हैं, तो ये भी है। उसके साथ आपके केस लॉज पूछे जाते हैं। अब केस लॉज के अंदर 2 तरीके से है कि ऊपर बता देंगे कि ये बात हेल्ड हो चुकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस के अंदर ये बात बोली गई थी, या फिर ये पूछ लेंगे कि केस का टाइटल ऊपर दे दिया, उनमें से क्या चीज हेल्ड हुई थी इस केस के अंदर, तो वो चीज आपकी केस लॉज के अंदर भी पूछी जा सकती है। फिर आपकी बात आती है कोरिलेशन की, कि कौन सा ऑर्डर जैसे है आपका कौन से दूसरे ऑर्डर के साथ पढ़ा जाएगा, या फिर कौन सा सेक्शन किस ऑर्डर के साथ पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोस्ट से रिलेटेड आपके 35A, B ये प्रोविजन दे रखे हैं, और साथ में पढ़ते हैं ऑर्डर 20 का A मिसलेनियस कोस्ट की बात करता है, तो इस तरीके से आ जाता है कि कौन सा सेक्शन कौन से ऑर्डर के साथ पढ़ते हैं, या फिर कौन सा इवन सेक्शन है दूसरे सेक्शन के साथ भी पढ़ा जा सकता है, तो वो कोरिलेशन वाली चीजें आपकी पूछी जाती हैं, कोरिलेट करने वाले क्वेश्चन। जैसे आईपीसी के अंदर आपका दे रखा है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी आपकी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, तो वो सेक्शन 3 में है, यहाँ पे 29 के अंदर, तो वो दोनों क्या सेम है कि नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर पूछा गया था, तो ये भी चीजें आपकी पूछने के चांस होते हैं कोरिलेशन वाले। उसके बाद आता है कि यस और नो वाले, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो दे दी वो सही है या नहीं है, ये चीजें आपकी पूछी जा सकती है, करेक्ट और नॉट करेक्ट को लेके, या फिर कोई चीज को लेके, यस और नो को लेके। डेफिनेशन टाइप में भी पूछ लेता है, इनके साथ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे क्या है कि डेफिनेशन भी पूछ लेता है कई बार मैगजीम के साथ साथ। अब डेफिनेशन के अंदर क्या पूछते हैं कि कोई भी डेफिनेशन दे दी किसी भी चीज की, उसके नीचे राइटर या जुरिस्ट के नाम लिख के मिल जाएंगे कि इनमें से किस पर्सन की ये स्टेटमेंट है या फिर ये डेफिनेशन किसकी है, तो वो भी पूछी जा सकती है। करेक्ट वाले और नॉट करेक्ट वाले बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैचिंग वाले तो बहुत बार आते हैं कि उनमें से 4 बार मिलेंगे। अब उनमें सबसे आसान काम होता है मैचिंग वाला, कुछ टाइम पे ये हो जाता है, जैसे एक ही ऑप्शन आपने ढूंढना पड़ता है, एक ही ऑप्शन ढूंढना, बाकी के तीनों अपने आप ही मैचिंग हो जाएंगी, मतलब एक ही मिलता है जो आपको आता है, तो आंसर वही आपका ठीक हो जाता है। तो कई बार ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि अपने आप में, लेकिन कई बार ये टिपिकल भी हो जाएंगे, जब 3 पता हो, एक बिल्कुल नहीं आइडिया, तो वो गलत हो जाता है एक के चक्कर में, तो ये भी चीजें आपकी चांसेस रहते हैं। तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चन इसके अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे यूपी और नेट के अंदर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, तो उनके अंदर मैचिंग वाले क्वेश्चन बोलते हैं। फिर आपके एजर्शन और रीजनिंग के वाले के ऊपर क्या है, ऊपर एक आपकी एजर्शन लिखे मिल जाएंगी, दो नीचे रीजन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि एजर्शन राइट है लेकिन उसके लिए रीजनिंग जो है वो आपकी राइट नहीं है या रॉन्ग है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं एजर्शन और रीजनिंग को लेके। यहाँ पे एक चीज और रहेगी, टोटल नंबर ऑफ का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं पूरे एक्ट के अंदर, चैप्टर कितने हैं, पार्ट कितने हैं, ये भी पूछ सकता है। उस सेक्शन के अंदर किसी में एक्सेप्शन कितनी दे रखी है, टोटल एक्सप्लेनेशन कितनी दे रखी है, ये भी पूछा जा सकता है। किसी चीज के ऊपर लिमिटेशन पीरियड
लिमिटेशन पीरियड को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी पूछ लेता है, या फिर आपके नेचर ऑफ द ऑफेंस है कि वो ऑफेंस आपका नॉन बेलेबल है कि बेलेबल है कि कोग्निजेबल है कि नॉन कोग्निजेबल है, तो ये चीजें आपकी पूछने के चांसेस होते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। उनके बाद आपके टाइप्स या फिर काइंड्स पूछते हैं कि पनिशमेंट के कितने काइंड दे रखे हैं, तो इज लाइक सेक्शन 53 आपका है, तो उसके अंदर 6th तक तो दे रखा है, लेकिन 5 उसके अंदर अभी भी है। 3rd को ओमिट या डिलीट कर दिया गया था 1949 के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो अब 5 बच गए हैं। या फिर आपकी जैसे 359 आईपीसी के अंदर आपकी दे रखी है किडनैपिंग के टाइप्स, कितने काइंड्स ऑफ हो सकते हैं, तो 2 टाइप ऑफ किडनैपिंग हो सकती है, फ्रॉम इंडिया हो सकता है या फिर आपके फ्रॉम लॉफुल गार्जियन हो सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछने के चांस रहते हैं। तो ये था टोटल ओवरऑल अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान कि किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये कंप्लीट मेरी तरफ से बताया गया प्लान था। ये अपने आप में देखिए कोई एग्जॉस्टिव प्लान कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अपने अपने अलग प्लान भी हो सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्यूज बोल सकता हूँ मैं कि मैं जिस हिसाब से तैयारी करता हूँ या फिर बच्चों को बताता हूँ जो भी फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर करी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट करके मेरे को बता देना कि आपको अगर कितनी इसमें से चीज़ें समझ आई है, कितना आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट लगे, तो वो सब कुछ मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। आप मेरे को फेसबुक, व्हाट्सएप या